हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा टेस्ट था एसएससी का वो था SKSSC न्यू 01 AFKN। और ये टेस्ट हमारी टेस्ट सीरीज़ का 6th नंबर टेस्ट है। तो जिस भी स्टूडेंट ने टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया है वो टेस्ट को डिस्क्रिप्शन से लिंक से PDF को डाउनलोड करके टेस्ट को अटैम्प्ट करेगा और बाद में डिस्कशन को देखेगा। ठीक है जी। जो आज का हमारा टेस्ट था वो लिटिल बिट इरिटेटिंग था क्योंकि कुछ एक इसके अंदर फ्रेजेस या जो वर्डिंग थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट यूज की गई थी, लेकिन ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अगर इजी आते रहेंगे तो हम अपने स्टैंडर्ड और लेवल को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है जी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एरर का। कह रहे हैं ethnic tensions accentuated in the northeast ever since the new government in Delhi decided to take up social engineering। कह रहा है कि एथनिक टेंशंस, एथनिक मतलब जो जातिवाद की या जो धर्म को लेकर जो टेंशंस बनी हुई हैं वो क्या करती हैं, एक्सेंटुएटेड। एक्सेंटुएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरलाइन करना। क्या करना जी, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन से मैं आपको एक मतलब बताता हूँ। मान लो हम लोग किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे ये कोने में सेटअप लिखा, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप नोटिस करो। तो यही चीज़ है कि एक्सेंटुएटेड का मतलब होता है जो किसी चीज़ का नोटिस करवाती है। ठीक है ना, उस चीज़ को क्या है, सामने लेके आती है। तो टेंसेस एक्सेंटुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट एवर सिंस द न्यू गवर्नमेंट। एवर सिंस का मतलब होता है जब से। ठीक है ना, जब से द न्यू गवर्नमेंट इन दिल्ली डिसाइडेड टू टेक अप सोशल इंजीनियरिंग। टेक अप समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज में लेना। ठीक है जी। जब से न्यू गवर्नमेंट ने जो दिल्ली की थी उसने डिसाइड किया है सोशल इंजीनियरिंग को यूज में लेने का, टू गेन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन द रीजन। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी मतलब इनकी प्रभुता हो वहाँ पर उस रीजन में। ठीक है जी। तो देखो एक चीज़ सीखने की यहाँ पे है सॉरी, सिंस के बाद हम लोगों ने यूज किया V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट। जब भी हमारा सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है तो वो हमारा अनफिनिश्ड टाइम बन जाता है जी। और अनफिनिश्ड टाइम हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। कहाँ पे यूज करते हैं जी, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमारा टेंस यूज कौन सा हुआ है, फर्स्ट वाले में एक्सेंटुएटेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टेंशंस हमारी प्लूरल है तो यहाँ पे होना चाहिए हैव एक्सेंटुएटेड। ठीक है जी, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। सेकंड है हमारा द स्टील अंडर रैप्स नागा अकॉर्ड हैज सेट अप एप्रीहेंशंस इन मणिपुर, अरुणाचल एंड असम अबाउट द लॉस ऑफ टेरिटरी टू ए ग्रेटर नागालैंड। कह रहा है द स्टील अंडर रैप्स, जो ये फ्रेज होता है हमारा स्टील अंडर रैप का मतलब होता है कोई चीज़ को सीक्रेट में ही रखना। कहाँ पे रखना जी, सीक्रेट में ही रखना। द स्टील अंडर रैप्स नागा अकॉर्ड, जो ये अकॉर्ड हुई थी, जो ये संधि हुई थी इनकी, ये अभी भी सीक्रेट ही थी। हैज सेटअप, सेटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, एस्टेब्लिश करना। ठीक है जी। एस्टेब्लिश मतलब कोई पार्टिकुलर रीजन से, कोई पार्टिकुलर पर्पज से होता है सेटअप करना। तो एप्रहेंशंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग तो ये आता है ना, एप्रहेंशंस का मतलब होता है वरी, एंजाइटी हम लोग कह सकते हैं, या आशंका हम लोग हिंदी के अंदर कहते हैं, वो होता है एप्रहेंशंस। तो एप्रहेंशंस को सेटअप करेगी ये नहीं, एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में ही है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए सेट ऑफ। क्या होना चाहिए, सेट ऑफ। देखो सेटअप का मतलब भी एस्टेब्लिश करना होता है और सेट ऑफ का मतलब भी किसी चीज को कोज करना, किसी चीज को शुरू करना कि वो चीज हो जाए, वो होता है सेट ऑफ। और ये चीज सेटअप मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कमेटी के लिए यूज करते हैं हम लोग सेटअप। तो एप्रहेंशंस उन्होंने क्या बढ़ा दी हैं, सेट ऑफ आएगा जी यहाँ पे। इन मणिपुर, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश एंड असम अबाउट द लॉस ऑफ टेरिटरी, किसके बारे में वरीज है, वो एंजाइटी किसके बारे में है, लॉस ऑफ टेरिटरी की, जो अपनी टेरिटरी है उनका एरिया है उसका लॉस ना हो जाए। टू ए ग्रेटर नागलिम, वो किसके पास ना चला जाए, ग्रेटर नागलिम के पास ना चला जाए वो। ठीक है जी। तो हमारा किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में ऑफ आएगा जी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है फिलर करना हमें। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द मोदी dispensation after it rechristened the law
द लुक ईस्ट पॉलिसी, कह रहे हैं यहाँ पे द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, जो पीपल की एक्सपेक्टेशन है, जो आशंकाएं हैं उनकी, जो उनकी उम्मीद है, फ्रॉम द मोदी से डिस्पेंसेशन, जो ये वर्ड हमारा है डिस्पेंसेशन का मतलब होता है एग्जम्पशन जी। क्या होता है जी? एग्जम्पशन मतलब किसी चीज़ से फ्री कर देना किसी को भी, ठीक है। तो जो ये डिस्पेंसेशन देने वाला है मोदी, इससे लोगों की उम्मीद है क्या बारे में? आफ्टर इट रिक्रिशन, रिक्रिशन का मतलब होता है किसी को नया नाम देना, गिव न्यू नेम, ठीक है जी। इट रिक्रिशन द लुक ईस्ट पॉलिसी टू एक्ट ईस्ट, इसने जो ये पॉलिसी थी इसको किस में चेंज कर दिया? नया नाम दे दिया एक्ट पॉलिसी में, ठीक है। डैश अनमेट ऑन द क्रूशियल लाइवलीहुड बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब होता है हमारा स्टैंडर्ड, और लाइवलीहुड जो हमारी जीवन की, जो हमारी जीवन यापन में जो चीज़ें होती है वो लाइवलीहुड होती हैं, और क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट। तो जो चीज़ बनाई गई थी कमेटी या कोई भी चीज़, या ये जो भी हमारा ये पॉलिसी है ये बनाई गई थी, ये लाइवलीहुड बेंचमार्क के लिए बनाई गई थी, और ये हमारे क्या रही? अनमेट रही। अनमेट का मतलब उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाई, ठीक है जी। तो देखते हैं, डैश अनमेट, हैज़ रिमाइंडेड, इज रिमेनिंग, आर रिमेनिंग एंड हैव रिमेन्ड। अब हम लोगों को देखना कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा, फ्रॉम के बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा, आफ्टर इट रिक्रिस्टन द लोकसभा। अब देखो ये आफ्टर से लेकर ईस्ट तक ये एक अलग क्लोज है जी, इसको आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मान सकते हैं क्योंकि ये अलग क्लोज आ गया, आफ्टर के बाद एक कंजंक्शन के बाद आया है। सेंटेंस हमारा क्या है? ये वाला, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द मोदी डिस्पेंसेशन डैश अनमेट। अब एक्सपेक्टेशन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल है, तो हैज और इज का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये अनमेट का मतलब होता है जो पॉलिसी बनाई थी वो शायद पूरी नहीं हुई है, तो किसी एक्शन की हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लीशन की बात कर रहे हैं जी, ठीक है जी। तो कंप्लीशन के लिए हम लोग आर रिमेनिंग तो यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? हैव रिमेन्ड, ठीक है ना। हैव रिमेन्ड मतलब रह गई है, अनमेट बिना पूरी हुई, उम्मीदों के ऊपर खरी नहीं उतरी वो, ठीक है जी। तो थर्ड राइट आंसर रहेगा। फोर्थ है, इन दिस टिंडर बॉक्स ऑफ अनमेट एक्सपेक्टेशन एंड ग्रोइंग रिसेंटमेंट। इन दिस टिंडर बॉक्स, टिंडर बॉक्स हमारा वर्ड यूज होता है किसी भी सिचुएशन के लिए या किसी भी प्लेस के लिए जहाँ पर कोई वायलेंस होने वाला है, अभी होने ही वाला है, ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं, कोई सिचुएशन या कोई प्लेस के लिए। तो इन दिस सिचुएशन ऑफ अनमेट एक्सपेक्टेशन, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है, ऐसी सिचुएशन में, एंड ग्रोइंग रिसेंटमेंट, जो वर्ड है रिसेंटमेंट, इसका मतलब होता है नाराजगी या असंतोष की भावना होती है वो, तो ये चीज़ जो बढ़ रही है, ए माइनर ईव टीजिंग, ईव टीजिंग का मतलब होता है छेड़खानी करना, ठीक है जी। तो जो ये माइनर छेड़खानी हुई है, इंसिडेंट सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब शायद इसने कुछ स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट समथिंग न्यू हम लोगों ने किया था ना। एक तो सेट ऑफ का मतलब हम लोगों ने किया था कि किसी चीज़ को कोज करना होने के लिए, और एक मतलब होता है किसी भी ट्रिप पर जाना या किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है। तो सेट ऑफ यहाँ पे स्टार्ट के मीनिंग के लिए यूज हुआ है। सेट ऑफ द लेटेस्ट डैश ऑफ वायलेंस अगेंस्ट आउटसाइडर, तो इसने उन चीज़ों को स्टार्ट कर दिया है जो वायलेंस के साइड अगेंस्ट हैं, और जो वायलेंस कौन कर रहा है? आउटसाइडर कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन, नोट ऑफ वायलेंस, सर्कल, बॉल या राउंड। अब यहाँ पर हमारा एक फ्रेज यूज होता है राउंड ऑफ वायलेंस। राउंड ऑफ वायलेंस मतलब जो बार बार वायलेंस होती है ना आउटसाइडर के द्वारा, उसके एवज में इन्होंने एक सेट ऑफ किए हैं ऐसे इंसिडेंट या ऐसी एक्सपेक्टेशन हम लोग देख रहे थे कि वो जो आउटसाइडर ये चीज़ें करते हैं, कौन सी वायलेंस करते हैं, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, ठीक है जी। तो जो ईव टीजिंग का मतलब वही है, जो मतलब ईव टीजिंग शाम के टाइम में छेड़खानी करना, तो शाम के टाइम नहीं, ईव टीजिंग का मतलब ही छेड़खानी होता है, और एक्चुअल फेज हमारा होता है राउंड ऑफ वायलेंस। तो फोर्थ राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, हमें सिनोनिम बताना वर्ड का, होरेंडस। जो वर्ड हमारा होरेंडस है उसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड। क्या होता है जब बोलना एक बार, एक्सट्रीमली बैड। और होरेंडस हम लोग यूज करते हैं जनरली वर्ड लॉसेस के लिए, कि होरेंडस लॉसेस हुए हमारे, होरेंडस इंजरीज हुई है हमारी, ठीक है जी। होरेंडस हमारे इंसिडेंट भी होते हैं, या होरेंडस हमारा क्राइम के लिए भी यूज करते हैं। होरेंडस क्राइम मतलब बिल्कुल घटिया तरीके से किया हुआ क्राइम, ठीक है जी।
तो इसका हमें सिनोनिम बताना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा ग्रिसली। ग्रिसली हमारा होता है गास्टली जी, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है। इसका मतलब है कि कोजिंग हॉरर, जो मतलब डर पैदा करे। ऐसे तरीके जैसे हम लोग कई बार क्या होता है ना कि लोगों के अंदर डर पैदा हो गया, शायद कुछ ना कुछ बैड चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ, और उस चीज़ से लोगों के मन में डर पैदा हो गया, वो क्या होती है चीज़, ग्रिसली होती है जी। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। सेकेंड है एजिटेटेड। एजिटेटेड तो हम लोग यूज करते हैं तो किसी को नर्वस करने की सेंस होती है, मेक समवन नर्वस, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। थ्राइव का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, थ्राइव मतलब प्रोस्पर, मतलब बढ़ना फूलना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। मेहम तो आप लोग जानते ही हो, मेहम का हमारा मतलब होता है कि क्योस। क्या होता है जी, ये चाउस नहीं है, ये है क्योस। क्योस या हम लोग यूज करते हैं हैवोक भी यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो यही होता हमारा आंसर कि मतलब भगदड़ सी मच जाना, वहाँ पे वॉयलेंस हो जाना। ठीक है जी, और मेहम के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रोकआउट। मेहम क्या होता है जनरली, ब्रोकआउट होता है जी। तो हमारा आंसर ही एक है, कौन सा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है होबल। जो होबल है वो हम लोग यूज करते हैं जब जैसे घोड़ा होता है हमारा, घोड़े की दोनों टांगों को एक रस्सी से बांध दिया जाता है, जब वो इस सिचुएशन में चलता है तो उसको चलने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं हम लोग होबल। होबल मतलब एन ऑकवर्ड वे ऑफ वॉकिंग। क्या होता है जी, ऑकवर्ड वे ऑफ वॉकिंग। ठीक है, लिख लेना आप लोग। तो इसका हमें मीनिंग बताना है, और होबल के साथ जनरली हम लोग ओवर या अराउंड यूज करते हैं, होबल अराउंड या होबल ओवर समथिंग। इसका सिनोनिम बताना है। फर्स्ट वाला वर्ड है डोल। जो डोल हमारा है एज ए वर्ब, इसका मतलब होता है किसी को एलोकेट करना, किसी को कुछ देना। ठीक है जी, और लेकिन हम लोग नाउन के रूप में यूज करते हैं ऑन द डोल, एक फ्रेज में यूज करते हैं ऑन द डोल। इसका मतलब होता है कि अनएम्प्लॉय है वो, मतलब उसके पास जॉब नहीं है, लेकिन सरकारी खाते से जी रहा है, वो सरकारी खाते से निर्वाह कर रहा है, तो ही इज ऑन द डोल। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड है अक्यूज। अक्यूज मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना। अक्यूज ऑफ यूज करते हैं हम लोग जनरली। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होती है और फ्रेजल वर्ब क्या होती है, तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सी है टोटर। टोटर का मतलब भी बिल्कुल एग्जैक्टली होता है कि किसी भी चीज़ के मतलब ऑकवर्ड वे से फंक्शनिंग करना किसी भी चीज़ की। ठीक है, वो होता है टोटर, तो यही हमारा राइट आंसर है। फोर्थ है स्ट्राइड। स्ट्राइड का हम लोग मतलब होता है हमारा जैसे कई बार क्या होता है कि डिसिसिव स्टेप ले लेते हैं हम लोग, बड़े बड़े स्टेप ले लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, तो जो उन डिसीजन के थ्रू कहीं पे जाना होता है तो वो हमारी स्ट्राइड होती है, मतलब बढ़िया बढ़िया डिसीजन लेके ग्रो करना, वो होती है स्ट्राइड हमारी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो थर्ड राइट आंसर रहेगा, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग बताना हमें, वू। जो ये वू है हमारा, ये एक्चुअल में बहुत बढ़िया वर्ड है। वू जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए वू करता है तो इसका मतलब होता है कि वो उसे परsuade करना चाहता है कि वो उससे शादी कर ले। मतलब अगर मैन वुमेन को वू कर रहा है, जैसे मैन वुड, ठीक है जी, वुड द वुमेन, इसका मतलब हो जाएगा कि मैन वुमेन से शादी करना चाहता है, उसको परsuade कर रहा है, खाने खिला रहा है उसको, कुछ भी डेट पे लेके जा रहा है, मूवी दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो वू कर रहा है, उसे शादी करना चाहता है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हैं हम लोग, वुमेन और मैन का। ठीक है, एक मतलब होता है अगर हम लोग किसी बंदे को, जैसे मैन अगर मैन को कर रहा है तो हम लोग पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं। पर्सनल बेनिफिट का मतलब सामने वाले को परsuade करना कि मेरी हेल्प कर दे, तो आई वॉन्ट टू वू हिम, मतलब मैं उससे सपोर्ट चाहता हूँ। ठीक है जी, तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। फर्स्ट है परस्यू। परस्यू तो बिल्कुल इसका सिनोनिम हो सकता है किसी को फॉलो करना, परस्यू का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, तो इसका सिनोनिम हो सकता है, ये एंटोनिम नहीं है। रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है हमारा रिपेल करना, रिपेल करना या ड्राइव बैक हम लोग यूज कर लेते हैं जनरली इसके लिए, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि वो का मतलब एक अट्रैक्शन की साइड और रिपल्सन का मतलब एक उसके उससे हटना। ठीक है जी, तो सेकंड हमारा आंसर हो सकता है। थर्ड है लिंच। लिंच हम लोग अभी आर्टिकल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, आजकल मॉब लिंचिंग है, मतलब जब मॉब इकट्ठे होके कोई भी उसी टाइम डिसीजन ले लेती है कि इसको मारना है, इसको ये करना है, तो वो मॉब लिंचिंग कहलाती है। ठीक है ना, किसी को फांसी दे देते हैं हम लोग, लटका देते हैं,
तो वो मॉब लिंचिंग होती है हमारी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। गैमेट, गैमेट तो हमारी होती है रेंज, और गैमेट ऑफ समथिंग यूज करते हैं। रेंज मतलब इसका दायरा क्या है, ठीक है जी। तो आंसर ये एक है, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है लीनियंसी। लीनियंसी तो आप लोग जानते हो हमारी उदारता होती है लीनियंसी। इसका सिनोनिम होता है क्लेमेंसी, एग्जैक्ट सिनोनिम है क्लेमेंसी। और एक हम लोग यूज करते हैं क्लेमेंट, क्लेमेंट यूज करते हैं वेदर के लिए। और क्लेमेंट वेदर कब होता है, मान लो बरसात होगी, बरसात होने के बाद जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो होती है हमारा क्लेमेंट वेदर। मजा आ गया ना सुन के, वो हमारा होता है क्लेमेंट वेदर जी। लेकिन लीनियंसी इसका, क्लेमेंसी सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। लेनिटी, लेनिटी बिल्कुल होता है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड और जेंटल, मतलब काइंड है वो, जेंटल है किसी भी पर्सन के प्रति, वो तो इसकी लेनिटी। ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये सिनोनिम है जी इसका। थर्ड है सिवियरिटी। सिवियरिटी हम लोग यूज करते हैं सीरियसनेस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, बार बोलना जरा, सीरियसनेस के लिए। तो ये नेगेटिव वर्ड मिला हमें पहली बार, तो देखते हैं इसको भी। फोर्थ है मर्सी, मतलब दया या काइंडनेस, तो ये भी हमारा सिनोनिम है। एक ही ऑप्शन है जी, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मतलब मूर्ख आदमी का स्वर्ग। मूर्ख आदमी का स्वर्ग मतलब वो सोचता कुछ है लेकिन वो चीज होती नहीं। इसका मतलब होता है फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ठीक है जी, थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। ए बून फॉर समवन, नहीं किसी के लिए वो क्या है, वो नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। टू एग्जामिन समथिंग नहीं, टू बी काइंड नहीं, थर्ड इज द राइट आंसर। टू गिव ए टर्न, इसका देखो टू गिव ए टर्न का मतलब होता है, जैसे कई बार क्या होता है हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं, हम लोग कुछ गलत काम कर रहे होते हैं और उसी टाइम कुछ ना कोई हमारे मेहमान आया हुआ होता है घर पे, तो मेहमान के आगे हमें धमकाएंगे तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि तुमको थप्पड़ लगेगा वो लगेगा, ये नहीं कहेंगे, आंखों ही आंखों में समझा देंगे कि ये चीज़ ऐसे करनी है, यहाँ से मुड़ जाओ, ऐसे इशारों में। तो वो क्या करना होता है, टू गिव ए टर्न, इसका मतलब होता है आंखों से डराना, ठीक है ना, किसी को शोक करना, किसी को डराना, किसी को धमकाना, वो होता है गिव ए टर्न। तो मनी की कोई बात नहीं है, फीलिंग इल, समथिंग टर्न गुड्स नहीं, एक ही ऑप्शन डिस्कस करना था हमें, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमें करना है इंप्रूवमेंट। कह रहे हैं द नॉर्थ ईस्ट इज नो स्ट्रेंजर टू हॉरर स्टोरीज अबाउट ट्रीटमेंट। जो नॉर्थ ईस्ट हमारा इज नो स्ट्रेंजर, नो स्ट्रेंजर मतलब वो अनजान नहीं है, टू हॉरर स्टोरीज की उसको हॉरर स्टोरीज के बारे में पता ना हो, अबाउट ट्रीटमेंट, और वो हॉरर स्टोरीज किसके बारे में है, ट्रीटमेंट के बारे में है। मीट्स आउट, मीट्स आउट का मतलब होता है एक्चुअली हमारा मीट एक वर्ब होती है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना, पनिशमेंट प्रोवाइड करना, टू गिव पनिशमेंट फॉर समथिंग, ठीक है ना। तो मीट्स आउट। अब देखो सोचने की बात यहाँ पे है कि टू के बाद जो चीज आती है वो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकती हमारी, या अबाउट के बाद जो चीज आएगी वो सब्जेक्ट नहीं हो सकती हमारी। तो यहाँ पर जो ये वर्ब हम लोग एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं ये गलत है जी, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए आना है, हमें पता है ये चीज। तो यहाँ पे हमारा होगा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे यूज होगा जी, ठीक है ना, और वो इस ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा। तो मीट्स आउट यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए हमें। मीट्स आउट जो दिया जाता है, दी जाती है पनिशमेंट टू आउटसाइडर, आउटसाइडर को, बाई सेल्फ प्रोक्लेम डिफेंडर्स, जो कहते हैं ना कि हम ही डिफेंडर हैं, हम ही करने वाले, हम ही ने डिसीजन लेना, उनको दी जाएगी ये ट्रीटमेंट। ऑफ आवर वुमेन जॉब्स एंड आवर लैंड, कहते हैं ना हमारी धरती है, हमारी वुमेन है, हमारी जाति है, तो इसके नाम पर जो लोग अत्याचार करते हैं, आउटसाइडर होते हैं, उनको ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं मीटेड आउट, मेटिंग आउट, इज मेटिंग, नो इम्प्रूवमेंट। इज मेटिंग होगा तो वो वर्ब बन जाएगी, पॉसिबल नहीं है। मेटिंग आउट का मतलब ये ट्रीटमेंट दे रहा है क्या उनको, सेवा, सेवा का मतलब है कि उनको मतलब पनिश कर रहा है क्या, ट्रीटमेंट नहीं, जो उनको दिया गया है, ये नहीं दे रहा है बल्कि उनको दिया गया है, कोई और दे रहा ट्रीटमेंट। तो मतलब ट्रीटमेंट कोई आदमी है क्या, अरे नहीं, ऑर्डर दिया जाता है, अपने आप नहीं जाता वो, तो ऐसा ही ट्रीटमेंट है, दिया जाता है वो, तो इसके लिए पैसिव यूज करना पड़ेगा, पैसिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। जब भी ये सीन होता है ना हमारे पास कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करें या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आपने यूज किया तो सब्जेक्ट आपने उससे पहले वाला एंटीसीडेंट को बना दिया।
अगर मेटिंग आउट का मतलब हो जाएगा, अगर यूज किया आप लोगों ने यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड कर रहा पनिशमेंट, और मेटेड आउट का मतलब जिसको प्रोवाइड किया गया, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, पैसिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इन दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, अब नहीं होगी आप लोगों को। इस वाले केस में वो चीज़ सब्जेक्ट हो जाएगी और इस वाले केस में वो चीज़ ऑब्जेक्ट हो जाएगी जी हमारी, ठीक है ना। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, द सिचुएशन इज टू हॉरिफाइंगली कम्प्लेक्स। हॉरिफाइंगली मतलब डराने वाली, एक कंफ्यूजिंग हो चुकी है ये। एज मेजर एंड माइनर ट्राइब्स, जैसे जैसे मेजर और माइनर ट्राइब्स होती है ना, कि ये बड़ी ट्राइब्स हैं, बड़ी कबीले हैं, ये छोटे कबीले हैं, ये छोटी जाति है, बड़ी जाति है, इस तरीके से कम्प्लेक्स हो गई है वो। इन एडिशन टू डिफरेंट रेशियल एंड रिलीजियस ग्रुप्स जोसल फॉर एग्जिस्टेंस एंड रिलेवेंस। देखो जो ये चीज है ना, डिफरेंट रेशियल एंड रिलीजियस ग्रुप, जोसल फॉर का मतलब है कि वो चीज लड़ रहे हैं किसी के लिए, स्ट्रगल होता है। जो जोसल का मतलब होता है झटका, जोल्ट, लेकिन एक इसका सेकंड मीनिंग होता है स्ट्रगल करना। तो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए और अपने बने रहने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी ये वर्ब यूज हुई है, और वर्ब भी कौन सी, प्लूरल वर्ब है। तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि इसका सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि सब्जेक्ट हमें पता ही है प्लूरल होने वाला है। क्योंकि इस चीज को तो इंप्रूव नहीं कर सकते ना हम लोग, इस चीज को इंप्रूव करना है तो इससे, इसके बाद हमें सब्जेक्ट मिलेगा ना। क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे तो क्या है, हमारा सिंगुलर है और उसके लिए इज हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। तो डिफरेंट रेशियल एंड रिलीजियस ग्रुप्स इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो ये चीज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो मतलब सेंटेंस आया यहाँ पे, सेंटेंस आया तो ये चीज किसका काम करेगी, प्रीपोजिशन का या कंजंक्शन का। किसका काम करेगी जी, कंजंक्शन का। किसका, कंजंक्शन का, ठीक है जी। तो इन एडिशन टू तो एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि इन एडिशन टू के बाद मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं दे सकता, सेंटेंस नहीं दे सकता, तो ये नहीं आएगा जी। इन स्पाइट ऑफ भी एक हमारी प्रीपोजिशन कनेक्टर है, नहीं होगा। बिसाइड्स हमारा प्रीपोजिशन भी होता है और हमारा एडवर्ब भी होता है। बिसाइड हमारा एक प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन तो आई नहीं गई, एडवर्ब आ सकती है, कि हम लोगों ने सीखा भी कि एक सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकती है हमारी एडवर्ब, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आंसर ही रहने वाला बिसाइड। बिसाइड का एक मीनिंग यूज भी करेंगे यहाँ पे। बिसाइड मतलब एक साइड तो वो चीज कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, बिसाइड्स इसके अलावा और डिफरेंट रेशियल और ग्रुप्स हैं, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए और रिलेवेंस के लिए। मतलब एक साइड तो लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरी साइड वो चीज़ और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, कहने का मतलब इसका ये है। तो सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मतलब बहुत सारी शिप एक झुंड में तैर रही होती है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ड्रोव। ड्रोव जो वर्ड है वो हम लोग यूज करते हैं ग्रुप के लिए। ग्रुप मतलब कैटल का भी हो सकता है, वो शिप का भी हो सकता है, ठीक है ना जी। और ये दोनों ऐसे वर्ड है जिनका प्लूरल नहीं बनता, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, ठीक है। और ड्रोव हम लोग पीपल के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिश के लिए नहीं कहेंगे। होर्ड, होर्ड मतलब होता है झुंड, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल के लिए यूज होता है जनरली, होर्ड ऑफ रिपोर्टर्स, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सोल, सोल हम लोग यूज करते हैं फिशेज के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या है, थर्ड इज द राइट आंसर। जो वर्ड फोर्थ है टोरेंट, टोरेंट हम लोग यूज करते हैं वाटर के अमाउंट के लिए, ठीक है जी। तो फोर्थ नहीं, हमारा आंसर थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज विदाउट अंडरब्रश। अंडरब्रश मतलब बिल्कुल छोटे छोटे ट्रीज का एक ग्रुप। अंडरब्रश का मतलब उनको छाया नहीं दी गई है, उनको बाड़े नहीं लगाए गए हैं, उनको ब्रश नहीं किया गया है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो फर्स्ट वाला जो वर्ड है ग्रोव, उसका मतलब होता ही यही है कि एक ग्रुप ऑफ स्मॉल ट्रीज, ठीक है ना जी। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। सेकंड है कोर्टेस। जो कोर्टेस हमारा वर्ड होता है, इसका मतलब होता है परेड होना। आप लोगों ने हिंदी में एक वर्ड सुना ना, झुलूस, कि उनका जुलूस निकाला गया है। देखो जुलूस दो तरीके से वर्ड यूज होता है, कि इसका जुलूस निकाल दिया मतलब उसकी बेइज्जती कर दी, लेकिन एक जुलूस होता है कि परेड हो गई, एक जैसे कॉन्वॉय होता है ना हमारा वर्ड, एक कॉन्वॉय, कि जैसे आगे आगे व्हीकल चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे गाड़ियाँ, उनके पीछे पीछे वो, उनके पीछे पीछे मिनिस्टर आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्वॉय है। इस चीज़ को भी हम लोग जुलूस कहते हैं, ठीक है, और यही हमारा होता है कोर्टेस, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। थर्ड है कारावन। कारावन नहीं होता, ये कारवाई होता है जी।
हम लोगों ने वर्ड के अंदर सुना ना कारवां, वही होता है कारवां। एक तो होता कारवां ग्रुप, क्या होता है जी, एक होता कारवां ग्रुप, कैसे लोगों का जो खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश का मतलब जैसे एक जगह पे नहीं ठहरते, प्लेस टू प्लेस क्या है वो मतलब जाते रहते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है जी। तो वो हमारा होता है कारवां। कारावन नहीं कह देंगे हम इसको, कारवां, ठीक है। ये ए की सेंस देगा, न की नहीं। फोर्थ है हर्ड, हर्ड मतलब कैटल के लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए यूज करते हैं, झुंड होता है इसका मतलब, ये भी हमारा आंसर नहीं है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। फर्स्ट वाला है रिक्रिस्टन। हम लोगों ने ये चीज़, ये वर्ड सीख चुके हैं इसी टेस्ट में। रिक्रिस्टन मतलब जब मोदी ने नाम बदला था, वो लुक पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी कुछ था, उसका अलग नाम रखा, तो क्रिश्चियन TEN होता है जी उसके अंदर, ठीक है ना, किसी को नया नाम देना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो सेकंड वर्ड है कमेटी। ये जो वर्ड है हमारा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर हमारा स्पेलिंग क्या होती है, COMM, सिंगल आई लेकिन डबल T और डबल E, डबल आई नहीं यूज होता है, ये चीज़ देखने वाली होती है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। थर्ड है विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन, तो माइजेशन का मतलब MI यूज होना चाहिए था ना यहाँ पे। करेक्ट स्पेलिंग होगी VICTIMISATION, किसी को विक्टिम बनाना, ठीक है जी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है भूखमरी, तो यही हमारा आंसर है STARVATION। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये स्पेलिंग मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेलिंग टेस्ट या स्पेलिंग आपकी तभी इंप्रूव होगी जब आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, ठीक है ना। क्योंकि मतलब प्रैक्टिस करते रहने चाहिए आप लोगों को उस चीज़ की, कि प्रोनाउंसिएशन, कई वर्ड्स हम लोग बोलते ही गलत हैं, तो बोलते ही गलत हो लिखेंगे भी गलत। मान लो जो वर्ड हमारा प्रोनाउंसिएशन है, इसको लिखते हैं हम लोग प्रोनाउंसिएशन, जो कि गलत है, इसका होगा प्रोनाउंसिएशन, ठीक है जी। ये NOUN नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता जी, वो होता प्रोनाउंसिएशन। तो PRONUNCATION, ये एक्चुअल इसकी क्या होती है, स्पेलिंग होती है जी। जब हम बोल ही गलत रहे हैं तो लिखेंगे भी गलत, और वो गलत हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं 16 हाइजीनिक। जो हाइजीनिक हमारा वर्ड होता है मतलब क्लीन, स्वच्छ, इसके लिए हमारी स्पेलिंग होती है HYGIENIC। GIE होता है यहाँ पे, सिर्फ E दिया गया है, गलत है ये। सेकंड है न्यूट्रिशियस। जो न्यूट्रिशियस होता है इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत होते हैं, क्या होते हैं हमारे न्यूट्रिशन, और बहुत ठीक है, न्यूट्रिशन होने भी चाहिए, स्पेलिंग इसकी ठीक है। थर्ड है कंस्पिरेसी। कंस्पाई बोलते हैं हम लोग इसको, कंस्पाई नहीं, जो हम लोग बोलते हैं ना कंस्पाई, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखने लग जाएंगे, कॉन्स्पाई, शायद ऐसे मिलेगा ये, लेकिन स्पेलिंग जब बोली गलत रहे हैं तो लिखने में भी तो यही चीज यूज करेंगे ना, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती कंस्पिरेसी, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी के अंदर RACY यूज होता है लास्ट में, ठीक है ना, मतलब किसी के अगेंस्ट कोई प्लॉट करना या कोई प्लान बनाना होता है कॉन्स्पिरेसी। तो आंसर नहीं हमारा। मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन होता है कि पैसे का गबन करना, एम्बेजलमेंट एक हमारा वर्ड होता है, वही इसका सिनोनिम है। तो एप्रोप्रिएशन मतलब PRIA, ये E है यूज हुआ ना, इसकी जगह IA यूज होगा हमारा, ठीक है जी। तो सेकंड हमारी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें पैराजंबल करना है, PQRS आ गए। अब इसको करने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, कि आपको एंडिंग देखनी है किस चीज पर एंडिंग हुई है, और स्टार्टिंग देखनी है किस चीज से स्टार्टिंग हुई है आप लोगों की, ठीक है। P वाला है बट वर फॉर्चुनेटली स्पेयर्ड एनी लॉस ऑफ लाइव्स। बट वर फॉर्चुनेटली शायद कुछ हो गया था, स्पेयर्ड एनी लॉस ऑफ लाइफ शायद कुछ जान माल की हानि नहीं हुई थी, स्पेयर्ड मतलब बच गए थे, ठीक है। क्यों है, और इवन इंजरीज, क्या लिख रहा है, और इवन इंजरीज अनलाइक द सेटलर्स फ्रॉम द बंगाल एंड नेपाल। और इवन इंजरी भी हुई थी अनलाइक द सेटलर्स, लेकिन किसके 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 मतलब उसके समान नहीं थी वो, ठीक है ना। अनलाइक का मतलब उसके समान नहीं थी वो। द सेटलर्स फ्रॉम बंगाल, नेपाल एंड बिहार, शायद इनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है। आ रहे हैं वो वर एट द रिसीविंग एंड, जो रिसीविंग एंड मतलब उनकी डेथ हो गई थी इन द 70s एंड 80s, इस दशक के दौरान, ठीक है जी। ऐसे द सिक्स ऑफ शिलोंग लॉस्ट देयर वैल्यूएबल्स एंड हाउस होल्ड पोजेशंस।
जो सिख थे शिलोंग के, उन्होंने वैल्यूएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू थी ऐसी चीज़ें, और हाउस होल्ड पोजेसन मतलब जैसे कार हो गई, फ्रिज हो गई, ये पोजेसन उन्होंने क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए, उनके गुम हो गए मतलब कोई चुरा के नहीं ले गया, खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए उसके। ठीक है जी। अब देखो एक चीज़ सीखने वाली बात यहाँ पे है, हम लोगों को लास्ट में तो कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि कॉमे से एंडिंग हो रही सभी की, 80s 70s 80s बिहार एंड लाइव्स। हम लोगों को एंड से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन स्टार्टिंग से बहुत कुछ मिलने वाला है, और वही सीखते हैं। कहो तो करूं तो करते हैं। देखो पी है बट वर, जो वर यूज हुआ है वो पक्का है कि प्लूरल नाउन के लिए यूज हुआ है, मतलब सब्जेक्ट मिलेगा प्लूरल मिलेगा। ठीक है जी। और इवन इंजरी, और मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज हुई है तब जाके इवन इंजरी भी यूज किया इसने, हो सकता है। ठीक है जी। आर हु वर, मतलब जो ये हु आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा अपने एंटीसीडेंट के लिए आया है, और जो एंटीसीडेंट है वो हमारा क्या होने वाला है, प्लूरल होने वाला है जी। ठीक है जी। तो प्लूरल देखते हैं हम लोग, इसके अंदर नहीं है। अब किस सेंटेंस में, किस पार्ट में एंडिंग प्लूरल से हो रही है, अनलाइक द सेटलर्स फ्रॉम नेपाल एंड बिहार, इसमें हमारी एंडिंग किस पे हो रही, प्लूरल से हो रही है। और किसी में हमारी एंडिंग प्लूरल से नहीं हो रही है, कि जो एट द रिसीविंग एंड थे, हु वर मतलब जिनकी जान चली गई थी, और जान किसकी, सेटलर्स की, जो सेटल होने आए थे वहां पर। ठीक है जी। तो इससे पता लगा कि हमारी क्यू और आर की तो एक सीक्वेंस बनेगी ही बनेगी। इस चीज से भी हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो सेकंड वाला है और फोर्थ वाला है वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता हमारा। ठीक है। अब देखते हैं, हमारी स्टार्टिंग होनी है, आप लोगों को ये भी पता है कि किससे होनी है, स्टार्टिंग एस से, क्योंकि इंट्रोडक्शन यही बता रहा है कि शिलोंग में क्या होगा, वैल्यूएबल्स चली गई उनकी, ये हु सेटलर्स, इनसे हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं मिल रहा, लेकिन जो एस है वो इंट्रोडक्शन बता रहा है कि एक्शन में हुआ क्या है। ठीक है जी। तो एस से स्टार्ट होना है, और क्यू आर हम लोगों ने निकाल दिया है। ठीक है। तो आंसर तो हमें मिल चुका, देखो थर्ड राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए थे, स्टार्टिंग एस से हुई तो एक ही ऑप्शन ऐसा है। अब ये दे रहा पी, द सिक्स ऑफ शिलोंग लॉस्ट देयर वैल्यूएबल्स एंड हाउस होल्ड पोजेशंस बट वर फॉर्चुनेटली स्पेयर्ड एनी लॉस ऑफ लाइफ। सही कह रहा है कि उनकी ये चीजें तो गुम गई थी, ये चीजें खत्म हो गई थी, लेकिन जान बच गई उनकी। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और उसके बाद और इवन इंजरी भी हुई है इनको। ठीक है ना। अनलाइक द सेटलर्स फ्रॉम बंगाल और नेपाल बिहार, जो वहां पर हुआ था उन जैसा नहीं हुआ इनके साथ, वो वर एट द रिसीविंग एंड, जिनका एंड ही एंड हो गया। ठीक है जी, 70s और 80s में। तो इससे हम लोगों ने थर्ड इज द राइट आंसर निकाल लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 18th हमारा है, पी कह रहा है डिलीजेंटली एड्रेस द रीजन्स ब्रोकन सोशल प्लम्बिंग। ठीक है जी। मतलब डिलीजेंटली एड्रेस मतलब ये बिल्कुल एक मेहनत से, एक हार्ड वर्किंग से एड्रेस कर रहा है, बिल्कुल चाहता भी एड्रेस करना उस चीज को। द रीजन्स ब्रोकन सोशल प्लम्बिंग, जो इस सोसाइटी की हमारी एक साठ गांठ है वो जो ब्रोकन हो गई है उसके बारे में एड्रेस कर रहा है इस चीज को। और जो हमारा एड्रेस वर्ड है ये जनरली ये प्रॉब्लम को इशू करने के, प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम को एक इशारा करने के लिए यूज होता है एड्रेस हमारा। ठीक है जी। तो क्यों हमारा है दैट एनकरेजेस विक्टिमाइजेशन ऑफ द आउटसाइडर रादर देन, मतलब दैट कोई चीज होगी, दैट हमारे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, तो एक चीज सीखने की शायद इससे पहले जो चीज आने वाली है वो हमारी क्या है, सिंगुलर रहने वाली, क्योंकि वर्ब कौन सी यूज हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस। हमें प्रोनाउन का यूज बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए इस चीज में। दैट एनकरेजेस विक्टिमाइजेशन ऑफ द आउटसाइडर रादर देन। अब एक चीज और सीखने वाली है, जो रादर देन है इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। क्या मतलब होता है, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है कि ये एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि एंडिंग किस पे हुई इसकी, प्रीपोजिशन पे। तो इसके बाद सेंटेंस नहीं आ सकता जी। इसके बाद या तो मिलेगा आपको नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो ये चीजें मिलने वाली हैं, देखेंगे हम लोग। थर्ड है द इंसिडेंट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल पार्ट ऑफ शिलोंग। जो इंसिडेंट है मतलब वो एक स्मॉल पार्ट तक ही सीमित रहा, जो कुछ ना कुछ गलत काम हुआ, इंसिडेंट हुआ। एस है बट पॉइंट्स टू राप्ड पॉलिटिकल नरेटिव।
राप्ट का मतलब होता है जो डिफेम है या डिस्टोर्टेड है या जिसकी फॉर्म ही नहीं है, उस पॉलिटिकल नैरेटिव के बारे में बात कर रहा है, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है ये। तो देखते हैं अब एक चीज देखने वाली है कि ना तो ये फर्स्ट हो सकता है और ना ही ये फर्स्ट हो सकता है। डिलीजेंटली एड्रेस इसका सब्जेक्ट नहीं गिवन है तो ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट हमारा क्या है, आर फर्स्ट बनेगा, और आर फर्स्ट बनेगा तो फर्स्ट और थर्ड तो ऑप्शन कैंसिल यहीं से हो जाते हैं जी। देखते हैं फिर आर को पढ़ लेते हैं। द इंसिडेंट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल पार्ट ऑफ शिलोंग, ठीक है जी, स्मॉल पार्ट ऑफ शिलोंग बट पॉइंट्स टू। अब डिलीजेंटली एड्रेस अपने आप ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा मैं कि इसके बाद डायरेक्ट डिलीजेंटली एड्रेस ले लूंगा, नहीं, कुछ ना कुछ अलग बताना पड़ेगा आपको। ये टेंस चेंज हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसिव है ये। तो टेंस चेंज करने के लिए मेरे को कंजंक्शन की जरूरत तो पड़ेगी जी, और चारों पार्ट में सिर्फ एक ही ऐसा कंजंक्शन आया है जो इस काम को कर सकता है हमारा साथी, वो है बट जी, ठीक है ना। मतलब जो इंसिडेंट है वो एक स्मॉल पार्ट तक सीमित रहा, लेकिन वो पॉइंट्स करता है, वो तो रहा, वो तो हो चुकी है, लेकिन वो पॉइंट करता है, किसकी साइड पॉइंट करता है, इस पॉलिटिकल नरेटिव जो इनका फॉर्मलेस, फॉर्मलेस मतलब कि कोई एक्चुअली में फॉर्म ही नहीं थी, बकवास था, ऐसा नरेटिव उसकी साइड क्या कर रहा, पॉइंट कर रहा है। तो आर और एस तो हमारा बन गया जी, और आर एस से हमारा आंसर भी हमें मिल गया, सेकंड आंसर रहने वाला है, लेकिन आगे भी करेंगे हम लोग इसको। बट पॉइंट्स टू राप्ट पॉलिटिकल नरेटिव। अब जो दैट है, मैंने कहा दैट अपना एंटीसीडेंट लेगा, तो दैट से तो एनकरेज करे, ऐसी चीज चाहिए हमें जो एनकरेज कर सकती है। तो ब्रोकन सोशल प्लम्बिंग किसी को एनकरेज कर सकती है, क्या है मतलब, तो अपने आप में टूटी हुई है, वो किसी को एनकरेज नहीं करेगी, बल्कि कोई पॉलिटिकल नरेटिव किसी को क्या कर सकता है, एनकरेज कर सकता है जी। तो एस के बाद हमारा क्या बनेगा, क्यू, तो आर एस क्यू और पी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे भी कर लेते हैं। दैट एनकरेजेस विक्टिमाइजेशन, जो ऐसा नरेटिव बनाया था इन्होंने जो विक्टिम बनाने को एनकरेज कर रहा लोगों को, ऑफ द आउटसाइडर, जो बाहर के लोग होते हैं, रादर देन डिलीजेंटली एड्रेस, कि क्या करने की बजाय, उस चीज को एड्रेस करने की बजाय जो सोसाइटी में हो रही है, ठीक है जी। तो सेकंड हमारा राइट आंसर है। 19 देखते हैं, पैसिव एक्टिव पैसिव हमारा आ गया है। डिड एवरीवन एप्रिसिएट द एंटी करप्शन मूवमेंट, मतलब किसी ने क्या एप्रिसिएट किया उस चीज को, जो एंटी करप्शन मूवमेंट चली थी कि करप्शन को रोकना है, किसी ने उसको सराहा। देखते हैं, अब डिड है पास्ट है तो प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, प्रेजेंट का कोई काम नहीं, प्रेजेंट का कोई काम, अरे यार आंसर ही मिल गया, ये तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सिर्फ करना क्या है, चाहे मेंस में आए आपको एक्टिव पैसिव या नरेशन, या प्री में आए, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा होशियार नहीं बनना किसी को, अपना ऑप्शन को एलिमिनेट करते ही आपका आंसर सामने आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो पढ़ भी लेते हैं एक बार। वॉज द एंटी करप्शन मूवमेंट एप्रिसिएटेड बाय एवरीवन, की गई थी, ये वोज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा होता क्या है, पैसिव। पैसिव से मतलब है कि बी प्लस में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो क्या है, पैसिव है जी। लेकिन अगर बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो वो है एक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारा फ्रेम ही होता है सेंटेंस का या टेंस का, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नरेशन कर लेते हैं। शी सेड वट एवर सर्ज डज डिस्प्लीजेज हर मदर इन लॉ, मतलब क्या है, सी सेड उसने कहा कि जो भी सर्ज करता है ना वो उसकी सासू माँ को क्या करता है, डिस्प्लीज करता है, उसको नाखुश करता है, ठीक है। जो ये फॉर्मेशन है ना, ये वाली शायद कई बच्चों को कंफ्यूज किया होगा इस चीज ने, क्योंकि जो डिस्प्लीज है इसका सब्जेक्ट क्या है, बताएगा कोई? मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों से कमेंट करवाने वाला था, लेकिन देखो एक कंसेप्ट सीखते हैं यहाँ से। इस डिस्प्लीज का मतलब है नाखुश करना, और इसका सब्जेक्ट हमारा है वट एवर सर्ज डज, ये हमारा टोटल सब्जेक्ट है जी। हमारे कल वाले पता नहीं परसों वाले टेस्ट में एक सेंटेंस था, व्हाट इज क्रूशल इज टू टैकल द प्रॉब्लम,
क्या है? प्रॉब्लम। ठीक है जी। ओह सॉरी, क्या मतलब है? व्हाट इज क्रूशल? क्या चीज क्रूशल थी? वो थी इज टू टैकल द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को टैकल करना ही क्रूशल था। अब कहते हैं ना कि तेरा खाना खाना मुझे पसंद नहीं आया, तो जो तेरा खाना खाना था वो सब्जेक्ट बन गया हमारा, और वो इट का काम करेगा। जैसे ये वाली चीज हमारा इट का काम कर रही है, इसके अंदर हमारा टोटली ये क्लोज है, ये सब्जेक्ट बना है जी इसके अंदर। ठीक है जी। तो एक दो एग्जाम्पल करोगे आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज कि हमारा जो सेंटेंस है या क्लोज है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है जी, देखते हैं। पहले सेड यूज हुआ है, पास्ट मतलब टेंस चेंज होगा, तो सेज वाला ऑप्शन तो बनता ही नहीं। ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं पहले। टोल्ड है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है जी, बिना ऑब्जेक्ट टेल या टोल्ड यूज नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी, आप देखते हैं फर्स्ट और सेकंड। सी सेड वट एवर सर्च डिड डिसप्लीज्ड हर मदर इन लॉ। देखते हैं, सी सेड वट एवर सर्च डज। अब मैंने कहा कि टेंस चेंज होगा, तो ये डज भी हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको किस में चेंज करूंगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, करें क्लोज टेस्ट को। क्लोज टेस्ट को करने से पहले मैंने बताया आप लोगों को, एक बार कंटेक्स्ट समझ लेते हैं इसका, पढ़ते हैं एक बार। देखो, द न्यू गवर्नमेंट इन मेघालय हैज मेड द राइट नॉइस। हैज मेड द राइट नॉइस का मतलब है कि उसने कहा कि वो जो प्रॉब्लम चल रही है मेघालय के अंदर, उनके साथ वो डील विद करेगी, उनको निपटाएगी, उनको खत्म करेगी। उसका मतलब होता है मेड द राइट नॉइस। ठीक है जी। एंड डैश अप्रोप्रिएट मेजर, और शायद कुछ ना कुछ मेजर्स लेगी, मेजर मतलब कदम उठाएगी। आर्मी फ्लैग मार्चेज, ये कदम बता रहे हैं। एंड ऑल पार्टी मीटिंग्स, की पार्टी की मीटिंग्स होंगी और फ्लैग मार्चेज होंगे। ठीक है जी। दिस वॉज डैश बाई शिरोमणि अकाली दल डेलीगेशन दैट विजिटेड द सिटी। ये शिरोमणि अकाली दल शायद हमारी पंजाब में है, इसने शायद इसको कुछ ना कुछ किया है या देखा है। वो डेलीगेशन, मतलब डेलीगेशन जो हमारा वर्ड है ना, इसका एक हिंदी मतलब लूँ तो शायद आप जल्दी समझ पाओगे। हमारा हिंदी वर्ड होता है ना प्रतिनिधि मंडल, ऐसे लिख देता हूँ मैं, बोलना थोड़ा, प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि मंडल मतलब जो इस किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि हैं और उनका ग्रुप, वो क्या कहलाता है? डेलीगेशन कहलाता है जी। आप समझ पाए आप लोग? मेरे को पता है उनके ग्रुप ने शायद इसको देखा है, जिन्होंने सिटी को विजिट किया था। ठीक है। बट द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट गिव ए डैश हैंड, पता नहीं क्या हैंड देने की जरूरत, क्या कह रही है यहाँ पे, टू सिक्योरिटी फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज को, टू डैश द आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट होते हैं जो आग लगाने वाले होते हैं, भड़काने वाले होते हैं। ठीक है जी। उनको क्या करने के लिए, शायद कुछ ना कुछ उनको पकड़ने वाली बात होगी। टू सर्व एज ए डैश टू एनी फ्यूचर मिसचिफ, शायद ये चीज़ सर्व करेगी उनके लिए, क्या एक सबक होगी कि आगे शायद वो गलत काम ना हो पाए। कुछ देखते हैं, हमें कंटेक्स्ट तो समझ में आ गया कि क्या किसके बारे में। आप इसको पढ़ लेते हैं। मतलब बताने का मतलब यही है कि मेघालय में शायद सरकार बनी है और उसने कहा है कि वो जीत जाएगी, तो जो जीत जाएगी, जो उनकी बातें हुई हैं या जो प्रदर्शन हुआ है, वहाँ पर अकाली दल भी आया हुआ था मिलने उनसे। ठीक है ना, उन्होंने शायद इसको देखा है और बताया है, फिर कहा कि ये गवर्नमेंट क्या कुछ करने वाली है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, पढ़ते हैं एक बार। द न्यू गवर्नमेंट इन मेघालय हैज मेड द राइट नॉइस। ठीक है जी, नॉइसेज एंड डैश अप्रोप्रिएट मेजर्स टेकन, डन, गोट और हैंडल्ड। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, अगर जिसने थोड़ी बहुत भी रीडिंग कर रखी है ना, वो इसका आंसर लगा लेगा जी। मेजर्स का मतलब कदम उठाए हैं, और कदम उठाने का मतलब होता है टेकन द मेजर, टेक द मेजर। ठीक है जी। डन नहीं, हैंडल नहीं, गोट नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज होगा, टेक द मेजर। डन मतलब किसी चीज को करना, क्या करना? किसी चीज को पूरा करना। हैंडल मतलब कंट्रोल करना। गोट का मतलब मिलना, तो मेजर मिलेंगे क्या उनको? नहीं, हैंडल करना पड़ेगा, मतलब पहले दे तो दिए, अब वो बेकाबू हो रही हैं, नहीं होगा जी। डन मतलब कर तो दिए, लेकिन टेक वर्ड यूज करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, आर्मी फ्लैग मार्चेज एंड ऑल पार्टी मीटिंग्स, ये मेजर सेंस के। दिस वॉज डैश बाय ए शिरोमणि अकाली दल डेलीगेशन, पता नहीं इस चीज इस दल ने क्या किया है, देखते हैं। अब देखो एक चीज सीखने वाली है, वोज यूज हुआ है, वोज के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और या आएगा हमारा नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि अगर यही मेन वर्ब बन गई तो नाउन प्रोनाउन आना है। ठीक है ना, पैसिव फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारी एक्टिव फॉर्म पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। देखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में गिवन है तो पैसिव बनेगा जी। वैसे गिवन भी है बाय शिरोमणि अकाली दल, इसने शायद कुछ ना कुछ किया है, देखते हैं।
इन्फॉर्म किया है अकाली दल ने कि देखो वहां पे क्या हो रहा है, लोग देखो, इन्फॉर्म किया है। अरे नहीं, इन्फॉर्म का मतलब किसी को इन्फॉर्मेशन देना, नहीं पॉसिबल। नोटेड, नोटेड का मतलब इसने अटेंशन पे की है। नोटेड का मतलब क्या होता है? अटेंशन पे करना। तो हो सकता है हमारा कि इसने नोट किया है, देखा है। सोन, सोन मतलब दिस वाज सोन, ये दिखाया गया है शिरोमणि अकाली दल के द्वारा, मतलब इनकी चाल थी इसके अंदर। अरे नहीं जी, सोन नहीं, दिखाया नहीं है। मैनिपुलेट, जो वर्ड है मैनिपुलेट, इसका मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को एक स्किलफुल मैनर से हैंडल करना। तो इन्होंने हैंडल किया है क्या? अरे यार ये तो बंदे मिलने गए थे वहां से, मेघालय में मिलने गए हैं, तो कि कुछ काम से अपना मिलने गए, तो मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत है? मतलब यही हैंडल करेंगे क्या उनकी चीज़ों को? नहीं जी, मैनिपुलेटेड यहाँ पे आंसर नहीं होगा। शायद ये बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन मैनिपुलेट आंसर नहीं है, बल्कि नोटेड, कि इसने अटेंशन दी है। दिस वाज नोटेड मतलब दिस वाज अटेंशनड, मतलब इसको अटेंशन पे की गई है। दिस को, दिस मतलब जो ये इन्होंने मेजर्स लिए हैं, और किसके द्वारा की गई है? इस अकाली दल ने। इस अकाली दल ने इसको देखा है, इसको महसूस किया है, इसको अटेंशन पे की है। ठीक है जी। और किसने? जिसने विजिटेड किया था सिटी को, इस सिटी को। ठीक है जी। बट द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट गिव ए डैश हैंड टू सिक्योरिटी फोर्सेज। पता नहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को क्या, कौन सा हैंड देने की बात कर रहा है? लेफ्ट हैंड देने की बात कर रहा है। क्यों, राइट में क्या दिक्कत थी? राइट में क्या मतलब टूटा हुआ वो? नहीं जी, ये तो इररिलेवेंट है, मतलब हो ही नहीं सकता। हाई हैंड, जो वर्ड हमारा हाई हैंड है, इसका मतलब होता है कि जैसे राइट्स हमारे हैं कि किसी से, मतलब किसी को हम लोग ऐसे ही नहीं मार सकते, मतलब बेइज्जती वाला हो जाएगा, डिफेम वाला हो जाएगा हमारा। राइट्स, हमको बोलने का अधिकार है। तो जो रिगार्ड ना करे राइट्स का, ऐसा हैंड कौन सा होगा? हाई हैंड होगा। हाई हैंड का मतलब होता है लोगों के साथ अत्याचार करना, राइट्स का डिसरिगार्ड करना। ठीक है जी। तो हाई हैंड नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी भी बनी है, वो डिसरिगार्ड थोड़ा ना करेगी चीज़ों का, नहीं होगा। फ्री हैंड, फ्री हैंड का मतलब उनको फ्रीडम दे देनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेज को, कि आप लोग कुछ भी करो, लेकिन उनको गुंडों को पकड़ के लेके आओ। शायद हो सकता है। रनिंग हैंड, रनिंग हैंड भी हमारा फ्रेज होता है। रनिंग हैंड का मतलब होता है, जैसे हम लोग कई बार राइटिंग करते हैं ना, तो बिना पेन उठाए कुछ ना कुछ लिखते रहना, वो होता है रनिंग हैंड राइटिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे राइटिंग की तो बात कर नहीं रहे कि नोवेल लिखना है कुछ इनको, नहीं जी। तो आंसर क्या है? फ्री हैंड, की इनको फ्रीडम दे देनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेज को, टू डैश द आर्सोनिस्ट, कि जो भड़काने वाले हैं, जो लोग आउटसाइडर हैं, उनको डैश करें, उनको फ्री करें। नहीं, फ्री करने वाली बात नहीं है। डिटेन मतलब उनको हिरासत में ले, हो सकता है हमारा आंसर। नैब मतलब उनको दबोच ले, उन्हें रंगे हाथों पकड़ ले, हो सकता है। स्टॉप, उनको स्टॉप भी हो सकता है। अब देखो, स्टॉप भी है, नैब भी है, और डिटेन भी है। स्टॉप एक नॉर्मल वर्ड है, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, स्टॉप समथिंग, तो एक स्पेसिफिक नहीं है, यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। डिटेन है किसी को हिरासत में लेना, ठीक है ना, किसी को कस्टडी में लेना, वो होता है डिटेन। नैब का मतलब होता है किसी को दबोचना, जो गलत काम कर रहा था, ठीक है ना, कहते ना कैच समवन डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई चीज गलत कर रहा है उसको उसी टाइम पकड़ लेना, वो होता है नैब करना। तो डिटेन तो वैसे कर ही सकता है ना, इसको तो, इसकी तो हमें फ्री हैंड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेन तो करना ही उनको। लेकिन अगर हम लोग नैब करने की फ्री हैंड दे दें उनको, कि आप लोग जाओ और देखो कि क्या हो रहा है और पकड़ दो उनको, पकड़ने का मतलब कस्टडी में नहीं लेना, डिटेन नहीं करना, बल्कि उनको नैब करना है। नैब का मतलब अपने अंडर अरेस्ट कर लेना उनको, ठीक है ना। ये थोड़ा हाँ लीगल हो जाता है डिटेन, और नैब मतलब काइंड ऑफ किसी चीज को रोकना, उस चीज रोंग जो गलत हो रही है ना, उसको वहीं पर रोकना होता है नैब। तो यहीं पर इन दोनों के कंटेक्स्ट में यहाँ पर लीगल थोड़ा अवॉइड करेंगे हम लोग, नैब को लेंगे जी। दोनों ऑप्शन बहुत बढ़िया थे, लेकिन यहाँ पे आएगा कि नैब द आर्सोनिस्ट, जो भड़काने वाले हैं ना उनको वहीं पे पकड़ लो, ठीक है जी। फिर देखते हैं, नैब द आर्सोनिस्ट टू सर्व, क्या करने के लिए? सर्व करने के लिए, एज ए डैश टू एनी फ्यूचर मिसचीफ, कि कोई भी आगे गलत काम ना हो उस चीज के लिए। टू सर्व एज ए ब्लॉक, ब्लॉक हमारी एक तो होता है नाउन के रूप में यूज, ठीक है जी, और एक होता है वर्ब के रूप में यूज। नाउन के रूप में यूज होता है ब्लॉक, जैसे फ्लैट होते हैं हमारे, वो कि सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, तो ऐसे यूज होता है। लेकिन हमें चाहिए भी नाउन यहाँ पे, तो वर्ब का तो कोई काम नहीं, ठीक है ना। ब्लॉक का मतलब वही होता है ना, किसी को रोकना, लेकिन इसका नाउन होता है रोकने की सेंस में ब्लॉकेट,
क्या होता है जी? ब्लॉकेड। तो ब्लॉकेड तो गिवन है ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर हमारा नहीं है ये। डेटरेंट होता है जैसे कहते हैं ना दर्द निवारक है, तो इट इज डेटरेंट टू दिस डिजीज। डेटरेंट के बाद टू यूज करते हैं हम लोग, तो डेटरेंट मतलब उस चीज को रोकने वाला, तो ये हमारा हो सकता है। चेक करना है हमें, नहीं भाई कि एक चेक होगा स्टॉप। अब देखो बात सिर्फ वही आ गई, स्टॉप और डेटरेंट दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन डेटरेंट होता है किसी चीज को खत्म करने वाला और स्टॉप होता है उस चीज को रोकने वाला। तो हमें यहाँ पर फ्यूचर में मिसचीफ ना हो इसको खत्म कर दिया गया कि अभी अभी एक्शन लेंगे ना तो फ्यूचर में जाके ये चीज होगी ही नहीं, खत्म हो चुकी होगी। तो ए डेटरेंट टू, आगे टू भी आया है, बिल्कुल उसकी कंडीशन फिल कर रहा है, डेटरेंट के बाद टू यूज करते हैं जी हम लोग। तो सेकेंड इसका राइट आंसर रहेगा। तो हम लोगों ने पूरे टेस्ट को डिस्कस कर लिया है। कहने का मतलब यही है कि एक आप लोग रीडिंग को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि जितना आप रीडिंग को टाइम दोगे उतनी ही इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी। ठीक है ना जी? एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आप लोगों को कि किस टाइम क्या चीज़ करनी है। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग सोचते हैं क्या है कि सारी चीज़ें साथ में कर ले, मैथ भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, रीजनिंग भी कर लूँ, नहीं हो पाएगा। उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी कि एक सब्जेक्ट को पार्टिकुलर टाइम दो। आप पहले मैथ कर लो, मैथ कर लो, इंग्लिश ना करो, छोड़ दो उस चीज़ को। पहले इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश के ऊपर टाइम देना पड़ेगा जी, क्योंकि एक बार टाइम लेगी इंग्लिश, उसके बाद आपको नंबर बहुत देगी, ये मार्क्स गिविंग बहुत होगी, आपका एक हाई वेटेज कवर करेगी आपके एग्जामिनेशन के अंदर, अगर आपने अच्छे से टाइम दिया है, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया है। किसी भी चीज़ को ऐसे ही ना लो कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ होती है, अरे होती क्यों है उसका एक रीज़न फाइंड करो, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वो अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड ऑन करते हैं चलो उस चीज़ को। ठीक है ना जी? तो इसके साथ साथ हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।